फाइनली जो हमारा इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत वो इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। और इसीलिए कल बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हुई है। इनफैक्ट आप देख पा रहे होंगे इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस आर्टिकल को कवर किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भारत ने खुद डेवलप किया है इंडिजीनियसली, यानी कि हमने खुद इसको बनाया है। और बताया यह गया कि ओवरऑल जो इसमें कंटेंट है खुद का वो हमारा 76% के आसपास का देखने को मिलता है। और ये एक बेस्ट और या फिर परफेक्ट एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर भारत का। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि कल से बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। अच्छा, साथ ही साथ एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से। चलो, ये तो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है, इसके अलावा भारत के पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका नाम क्या है नीचे कॉमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो। नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 30th of July 2022। तो गाइज आज है तारीख 30 जुलाई 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को, कंप्लीट न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है लोकटक लेक को, बहुत चर्चा में है तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है, क्वेश्चन है संबंधित इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन से। तो ये जो बॉडी है इसके रेफरेंस में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था अभी कुछ टाइम पहले ही, ताकि पायरेसी के इंसिडेंट्स और साथ ही साथ ऑयल स्पिल्स के एक्सीडेंट्स को हम लोग देख सकें। यानी इस पर्टिकुलर बॉडी को इसलिए बनाया गया ताकि देखो जो पायरेसी होती है यानी कि समुद्री लुटेरे होते हैं या फिर ऑयल स्पिल के काफ़ी सारे एक्सीडेंट देखते हैं, यानी कि क्या होता है जहाज़ में कोई दिक्कत आई जिससे कि यहाँ पे समुद्र में ऑयल फैल जाता है, तो इन दोनों प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बनाया गया है। या फिर दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये एक अलायंस है, ये एक बॉडी है, एक ग्रुप है, एक संगठन है जो कि यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए यानी कि समुद्र की सिक्योरिटी के लिए ही है केवल। फिर इसके बाद ये दो स्टेटमेंट दिए गए, देन उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 1 से। तो पेज नंबर 1 पर 4-5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पे चर्चा की जा रही है जो भी हमारे टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर नया वार्निंग सिस्टम आने वाला है। देखो, अभी भी टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर एक वार्निंग सिस्टम आता है, एक पिक्चर बना दी जाती है ना, वो आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ी डिस्गस्टिंग सी पिक्चर वो देखने को मिलती है। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक नया वार्निंग सिस्टम जल्द ही लेकर आया जाएगा। अभी सिर्फ पिक्चर बनी हुई आती है, उसके बाद कुछ टेक्स्ट वगैरह भी इसके ऊपर लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर बताई गई। तो हुआ क्या है, देखो सबसे पहली चीज़ इस आर्टिकल को हम अपने सिलेबस में कहाँ पे लिंक कर पाएंगे, तो जीएस पेपर 2 हेल्थ से आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे। क्या मेंशन किया जा रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इन्होंने यहाँ पर इस नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आने के बारे में चर्चा की है और इन्होंने बोला है कि देखो हम लोग एक अमेंडमेंट करेंगे, एक चेंज करेंगे किसके अंदर, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल्स 2008। 2008 का यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपको रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलेगा जो कि पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में बात करता है। किस चीज़ की पैकेजिंग, सिगरेट और टोबैको की। तो अब क्या होगा कि ये जो इसके अंदर बदलाव किया जा रहा है ये बदलाव जल्दी हो जाएंगे और ये जो अमेंडमेंट है ये कब से अप्लाई होंगे, तो 1 दिसंबर से यहाँ पर ये अमेंडमेंट अप्लाई होने वाले हैं। 1 दिसंबर से यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पर चेंजेस किए जाएंगे वो लागू हो जाएंगे।
और क्या बताया गया, बोला ये जा रहा है कि देखो अभी तक एक पिक्चर बना हुआ आता है, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ ये की जाएगी कि साथ ही साथ यहाँ पर एक टेक्सचुअल हेल्थ वार्निंग भी दी जाएगी। मतलब टेक्स्ट में भी यहाँ पर कुछ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? टोबैको कॉजेस पेनफुल डेथ, ये लिखकर यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसका मतलब जो भी है बिक्री वगैरह वो होने वाली है, ठीक है ना। और जो भी टेक्सचुअल वार्निंग है वो लगभग 19 अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल होगी, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो बस ये छोटा सा आर्टिकल था, तो एक चेंज होने वाला है, इसके बारे में बहुत चर्चा होगी और डेफिनेटली इसके ऊपर आने वाले टाइम पर एडिटोरियल भी पब्लिश होगा, ये देख लेना, ठीक है ना। तो ये सारे स्टेप उठाएं ताकि टॉबैको को कंजम्पशन को रोका जा सके, क्योंकि इसका कंजम्पशन लगातार बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट मैन और वेमेन दोनों में यहाँ पे टॉबैको का कंजम्पशन देखने को मिलेगा, तो इसको कम करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। नाउ ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने करंट इशू। अब हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल को बैकग्राउंड पोर्शन से रिलेट करेंगे, कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक डेटा जो कि हमें मेंस में हेल्प कर सके, क्योंकि ये तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, जब भी बात आती है टोबैको की तो ध्यान रखना एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर साल 31 मई को, 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस बार भी यहाँ पे 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया गया। अच्छा, इस दिन को ऑब्जर्व करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हम लोग हर साल एक अवेयरनेस यानी कि एक जागरूकता फैला सकें और बता सकें ये जो टोबैको का कंजम्पशन है कितना डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, कितना खतरनाक ये देखने को मिलता है। अब की बार जो वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया गया था, अब की बार भी मई के अंदर उसी तारीख को ऑब्जर्व किया गया था। अब की बार का थीम क्या था? वो था प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ये चीज़ें हो जाती हैं प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, या फिर वन डे एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछी जाएंगी। प्रीलिम्स के अंदर भी ऐसे डायरेक्टली पूछना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जब आप लोग पेपर देखोगे तो डायरेक्टली ऐसे पर्टिकुलर डे को लेकर कोई भी क्वेश्चन बना नहीं है, ठीक है ना। आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से ना कुछ मेंस के लिए आपके पास पॉइंट कलेक्ट हो जाते हैं। टोबैको का हेल्थ इंप्लीकेशन क्या है, हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहली चीज़ देखो, ये जो टोबैको का एडिक्शन है ये इतना खतरनाक है कि इनसे लोगों की जान जा रही है, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, अलग अलग बीमारियां लोगों को हो जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, इस एडिक्शन को रोका जा सकता है, टोबैको से होने वाली डेथ को रोका जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो सबसे पहला इम्प्लीकेशन यही है कि एडिक्शन इसका जो है वो बहुत खतरनाक है, प्लस हर साल मिलियंस ऑफ जो लोग हैं उनकी जान जा रही है इसका कंजम्पशन करके। अगर हम लोग स्पेसिफिकली भारत की बात करें तो भारत के अंदर क्या डेटा बोलता है, तो इंडिया के अंदर आप लोग देख पाओगे लगभग 1.35 मिलियन डेथ हो रही है हर साल, और भारत इसी के साथ में सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है टोबैको का। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको कोट कर लेना, जहाँ पे भी आप लोग टोबैको को लेकर कुछ लिखोगे इस पॉइंट को लिख लेना। तो यहाँ पर हर साल इतनी डेथ हो रही है, प्लस यहाँ पे इंडिया सेकंड लार्जेस्ट और प्रोड्यूसर भी है टोबैको का। उसके बाद लगभग 80 लाख के आसपास जो पीपल हैं वो हर साल यहाँ पर 80 लाख लोगों की जान जा रही है। तो इमेजिन कर सकते हो कि पूरे दुनिया भर में 80 लाख लोगों की जान जा रही है इस टोबैको को कंज्यूम करके। ये लेटेस्ट डेटा है साल 2022 का, जिसमें से आप लोग कह सकते हो ये 80 लाख लोगों की जान गई है, इसमें से 13.5 लाख के आसपास सिर्फ और सिर्फ इंडियंस देखने को मिलेंगे। अब डेथ होने के पीछे के कई सारे कारण हैं। जो भी टोबैको का कंजम्पशन कर रहा है उसकी वजह से कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो गया, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो गया, ये सारी बीमारियां हैं जो कि यहाँ पर उस इंसान को पकड़ती हैं और इन सारी बीमारियों की वजह से उस इंसान की डेथ हो जाती है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात, जो विमेन स्मोकर्स हैं वो लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं। मैन तो यहाँ पर स्मोकिंग कर ही रहे हैं, वेमेन स्मोकर्स भी लगातार इंक्रीज़ होती भी जा रही हैं, और इसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, ठीक है ना। प्रेगनेंसी के टाइम पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है ना। ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है, सर्विक्स है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क है, ठीक है ना। सर्विक्स के बारे में रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि वेमेन स्मोकर्स भी लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं। देन उसके बाद क्या बताया गया, जब तक आप कोई एक इफ़ेक्टिव इनिशिएटिव नहीं लेकर आओगे इसको रोकने के लिए, तब तक यहाँ पर स्मोकिंग बढ़ती रहेगी। और 2025 तक यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि अगर कोई इनिशिएटिव सही से नहीं उठाया गया और ऐसे खुलेआम बिकता रहा तो फिर इससे यहाँ पर डेफिनेटली फीमेल स्मोकर्स और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली हैं। तो ये बात हो गई। अब देखो एक और पॉइंट निकल कर आता है, टोबैको का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर ही पड़ता है, हमारे पर्यावरण के ऊपर एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का बहुत ज़्यादा एमिशन होता है, 84 मेगा टन से भी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है हर साल सिर्फ और सिर्फ टोबैको को प्रोड्यूस करके। प्लस यहाँ पे जो हमारा सॉइल और वाटर है वो भी यहाँ पर दूषित हो जा रहा है इस टोबैको की वजह से।
देन उसके बाद में यहाँ पे आपने देखा होगा लोग सिगरेट पी लेते हैं, उसके अंदर टोबैको भरा हुआ है, मतलब वो भी यहाँ पे टोबैको का कंजम्पशन हो रहा है। तो सिगरेट पीते हैं, देन उसके बाद में उसका जो बट है वो फेंक देते हैं, पीछे का जो बचता है। देन उसके बाद में आप कह सकते हो कि टोबैको के जो पाउचेस आ रहे हैं उसमें भी यहाँ पर इस प्रकार से प्लास्टिक्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि माइक्रो प्लास्टिक के अंदर कन्वर्ट होती हैं, अगेन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। देन उसके बाद में बहुत सारा पानी लगता है इस सिगरेट को बनाने के लिए, टन्स ऑफ वाटर यहाँ का यूज़ किया जाता है एक सिगरेट को बनाने के लिए, ये भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है एनवायरनमेंट के ऊपर। अब बात करें डिफॉरेस्टेशन की, तो बहुत ज़्यादा पेड़ की कटाइयाँ भी होती हैं, लगभग 60 मिलियन से भी ज़्यादा पेड़ की कटाइयाँ होने के बाद में यहाँ पर सिगरेट को बनाया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये तो मैंने आपको एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट बता दिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिया को लेकर क्या डेटा है। इंडिया को लेकर एक सर्वे है जिसका नाम है GATS, इसका मतलब है ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे। और ये सर्वे यहाँ पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर किया गया, और इस सर्वे के अंदर डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि हाँ, जो नंबर ऑफ़ फीमेल्स हैं ना स्मोकिंग के अंदर, वो 2005 से लेकर 2009 के बीच में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई हैं। तो आप डायरेक्टली सर्वे का नाम भी कोट कर सकते हो, उससे और ज़्यादा ऑथेंटिफिकेशन आ जाएगा। देन उसके बाद में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हम लोग चला रहे हैं इस टोबैको के कंजम्पशन को प्रिवेंट करने के लिए। टोबैको कंजम्पशन को रोकने के लिए काफ़ी कुछ चलाया जा रहा है, लेकिन इसको मतलब बेचना बंद नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा टैक्स ऑब्वियस सी बात है यहाँ से कमाया भी जा रहा है। लेकिन कौन कौन से स्टेप उठाए गए हैं इसको रोकने के लिए, तो यहाँ पर NTCP दैट इज़ नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम आप देख पाओगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस NTCP को लॉन्च किया है साल 2007 में, ताकि हम लोग एक अवेयरनेस, एक जागरूकता फैला सकें, बता सकें टोबैको का कंजम्पशन का कितना हार्मफुल इफेक्ट्स होता है। लोगों को पता है कि यार क्या होना है उससे, कितना नुकसान है उसका, लेकिन वो एडिक्ट हो चुके हैं तो फिर वो छोड़ भी नहीं सकते। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं ये तो बेसिकली अवेयरनेस के लिए चलाए जाते हैं, और यहाँ पे फोकस ये भी है कि टोबैको के प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन और सप्लाई है उसको भी यहाँ पे कम किया जा सके। साथ ही साथ में यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे पास में एक एक्ट आता है, कोटपा एक्ट। कौन सा? कोटपा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट। अरे बाप रे, ध्यान रखना तो कोटपा एक्ट यहाँ पर इसे ध्यान रख सकते हो, सिगरेट एंड अदर्स प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो बाकी सारी चीज़ों का जो बेसिकली एडवर्टीजमेंट वगैरह है ना, इसको यहाँ पे रेगुलेट करने का काम करता है कि भाई इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कोटपा एक्ट उस चीज़ को रेगुलेट करता है, ऐसा ना हो कि यहाँ सिगरेट का एडवर्टीजमेंट हो रहा है। तो ये एक्ट बेसिकली 2003 का है। तो ये स्टेप भी आपको देखने को मिलेगा जो कि टोबैको को कंजम्पशन को रोकने का काम करता है। क्लियर हुआ? तो छोटा सा आर्टिकल था लेकिन बहुत ज़्यादा दम था इस आर्टिकल के अंदर। इस पूरे के पूरे जो भी एनालिसिस मैंने आपको दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोवाइड करवाएं, उसमें से 2 से 3 पॉइंट लिख लेना, काफ़ी रहेगा। अगर आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, नहीं प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप लोग, क्योंकि बहुत से लोग डिजिटल नोट्स बना रहे हैं, तो आप लोग डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो जहाँ पे भी आप लोग इसको क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना, ठीक है ना, मेक श्योर करो उसको दबा दो, आपको मैं याद दिला देता हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। फ्रंट पेज पर एक और छोटा सा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर पाओगे। क्या कॉन्टेक्स्ट है, मेंशन यहाँ पे किया जा रहा है कोर सेक्टर के बारे में। तो आपको पता होगा हमारे पास टोटल 8 कोर सेक्टर्स हैं। कौन कौन सा आगे डिस्कस करेंगे। तो इन कोर सेक्टर का जो आउटपुट है वो थोड़ा सा एक्सपैंड होता हुआ नजर आया है। अगर आप देखोगे 8 कोर सेक्टर कोविड-19 में बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहे थे। एग्रीकल्चर वाला सेक्टर थोड़ा अच्छा चल रहा था, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर भी यहाँ पर इसी में आता है। अब क्या होता है, कोविड-19 थोड़ा सा यहाँ पे सही हुआ, कम होने लगा, उसका चीज़ें सिचुएशन थोड़ी सही होने लगी है। देन उसके बाद में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल को लेकर भूचाल आ गया, कच्चे तेल को लेकर। तो कच्चा तेल भी यहाँ पर इसी 8 सेक्टर के अंदर एक सेक्टर कच्चे तेल का भी है, क्रूड ऑयल का भी है। तो क्रूड ऑयल वाला जो सेक्टर है ना, वो अभी भी ड्रॉप के अंदर चल रहा है, उसमें अभी भी काफ़ी हद तक गिरावट है, 1.7% की गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी इंडिया का जो ओवरऑल 8 के 8 कोर सेक्टर जो देखने को मिल रहे हैं, इसमें जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पे ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है और ऊपर नीचे हो रही है। जैसे कि अब की बार के मई के महीने में 18.1 थी, तो जून में ये 12.7 हो गई। तो ऊपर नीचे यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, उसके बारे में मेंशन किया गया और उसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर एक ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। ओवरऑल यहाँ पे बताया गया पिछले साल से सिचुएशन थोड़ी सी सही हुई है। पिछले साल सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी इन 8 कोर सेक्टर को लेकर, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा सिचुएशन सही हुआ।
लेकिन इन आठों में से मैंने जैसे बोला क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का भी एक सेक्टर है। कच्चे तेल में सिचुएशन नहीं सुधरी है। कच्चे तेल के लिए पहले ही सही थी, पिछले साल हालात सही थे, अब की बार बेकार हैं क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और भी वेरियस कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर एनालिसिस करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन 8 कोर सेक्टर कौन सा, ये ध्यान रखना। देखो, एनालिसिस करने की ज़्यादा आवश्यकता इसलिए भी नहीं क्योंकि डेटा हमेशा बदलता रहता है। अब ग्रोथ होगी तो फटाफट फिर से डेटा चेंज हो जाएगा, तो ये हमेशा चेंज होता रहता है। इकोनॉमिक्स के अंदर डेटा के ऊपर इतना फोकस मत करना, डेटा वो पढ़ना जो स्टैटिक रहे। ये बहुत डायनेमिक है, ये रेगुलर बेसिस पर चेंज होता रहेगा। आओ अब हम लोग 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये हैं हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़। पहला आता है कोल सेक्टर, देन उसके बाद क्रूड ऑयल, देन नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र और इलेक्ट्रिसिटी। यानी देखो फर्टिलाइज़र का मेंशन यहाँ पर किया हुआ है। तो बेसिकली आप देख पाओगे ये सारी की सारी हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब इस पर आपको यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ पर भी अगेन कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि याद रखने लायक हो या पढ़ने लायक हो। करंट इशू के लिए तो कुछ भी यहाँ पर नहीं है। बोला गया कि 6 पेटिशन डाले गए हैं जो कि यहाँ पर चैलेंज करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर ना बहुत सारे पिटिशंस डाले गए हैं जो कि यहाँ पर इसको चैलेंज करते हैं। लोग की मांग है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटा देना चाहिए। इस प्रकार की मांग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही उठता है, देखो आर्टिकल पर मत जाना, ये आपको हेल्प नहीं करेगा डेफिनेटली। यहाँ पे एक चीज़ निकल कर आती है, वो ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आखिरकार है क्या। उसकी डेफिनेशन सिंपल से शब्दों में एक छोटे से पैरा के अंदर दी गई है, ध्यान रखना। यहीं पर मैं आप लोग को बता देता हूँ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कहना यह है कि देखो जब देश आज़ाद हुआ, कब देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में। तो 15 अगस्त 1947 पर जब देश आज़ाद हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखना। उस समय पर बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हुआ करते थे, ठीक है ना, बहुत सारे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, जो भी रिलीजियस प्लेसेस वहाँ पर हुआ करते थे, उसी को लेकर, उसी को मैनेज करने को लेकर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर कब आए, क्या 1947 में लेकर आए थे? नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, आपने देखा होगा 1991 लिखा होता है, तो 1991 में हम लोग इसको लेकर आए थे। और इस एक्ट का कहना यह था क्योंकि देखो 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1991 में हमें ये एक्ट लाना पड़ा क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा था मंदिर मस्जिद को लेकर या फिर अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस को लेकर, ठीक है ना। तो क्या हुआ, 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आ गए और इस एक्ट ने ये बोला कि देखो अब ये जो सब मुद्दा है ना ये ख़त्म कर दिया जाएगा, ये सब कुछ प्रॉब्लम ख़त्म कर दी जाएगी। और इस एक्ट ने यहाँ पर बोला ये कि देखो 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ था और देश आज़ाद होने के टाइम पर जिस भी जगह पर टेम्पल था या जिस भी जगह पर मॉस्क था या जिस भी जगह पर चर्च था वो वैसा का वैसी रहेगा, उसको नहीं हटाया जाएगा। ये बेसिकली बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर बोल दी गई थी 1991 में कि देखो देश जब आज़ाद हुआ उस समय पर जिस जगह पर मंदिर था वो मंदिर ही रहेगा, ठीक है, जिस जगह पर मस्जिद था वो मस्जिद ही रहेगा, ठीक है ना, जिस जगह पर चर्च है वो यहाँ पे चर्च ही रहेगा, मतलब जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है वो एज इट इज़ रहेंगी, उसको हटाया नहीं जा सकता। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया। आपको पता होगा रिसेंटली ज्ञानवापी मॉस्क वाला जो डिस्प्यूट था उसमें इस एक्ट की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, ठीक है। तो एक्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान ज़रूर से रखना। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस पूरे एक्ट के अंदर एक एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद है, वो बाबरी मस्जिद वाला जो है ना उसको एक्सेप्शन में रखा गया था जब इस एक्ट को लेकर आया गया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा। अब ये पिक्चर के अंदर आपको बच्चे हैं, टाइगर्स की ड्रेस पहन रखी है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है। अच्छा ये क्या है, ये बेसिकली इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इंटरनेशनल टाइगर डे का कल हमने सेलिब्रेशन किया है, तो क्या है इस टाइगर डे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। अच्छा इस आर्टिकल को हम कहाँ पर रिलेट कर पाएंगे, तो इसको हम लोग GS पेपर 3 एनवायरनमेंट के अंदर रिलेट कर पाएंगे। और इससे पहले जो हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्टिकल पढ़ा था उसको GS पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, टाइगर की। इंटरनेशनल टाइगर डे अभी कल ऑब्जर्व किया गया, कल हमने सेलिब्रेशन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, जो भी आपको करना है टाइगर के बारे में पहले बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अब पढ़ना क्या है, अगर आप लोग UPSC के प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हो, उसको एनालाइज करते हो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भी जानवर को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका कंजर्वेशन स्टेटस ही पूछा गया है, या फिर IUCN के अंदर कहाँ पर है वो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कहाँ पर है वो, तो उसका ये जो स्टेटस है ये ज़्यादातर पूछा गया है, मतलब मेजरली क्वेश्चन यहीं से आए हैं। तो पहली चीज़ क्या करनी है, टाइगर का ये कंजर्वेशन स्टेटस पढ़ लेना है, यानी कि टाइगर को किस किस प्रकार से प्रोटेक्शन दी गई है।
तो प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास में 3 बड़े बड़े लॉ हैं। सबसे पहला है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस एक्ट के अंदर में अलग अलग शेड्यूल्स दिए गए हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, है ना। अब हुआ क्या है कि टाइगर को इस एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया। शेड्यूल 1 में रखने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा इस टाइगर को एक रिगोरस प्रोटेक्शन दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से प्रोटेक्शन देंगे। अगर कोई यहाँ पर इसकी हंटिंग वगैरह करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। सिंपल। तो ये तो हो गई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। अब दूसरा, इसी टाइगर को IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है, ठीक है ना। किसी भी जानवर को जो प्रोटेक्शन दिया जाता है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, IUCN और साइट्स के अंदर दिया जाता है। तो IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में। अच्छा, एंडेंजर्ड कैटेगरी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस टाइगर की जनसंख्या ना बहुत ही ज़्यादा डेंजर में है, बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। अगर मान लो यहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन है अभी, वो पॉपुलेशन थोड़ी सी और कम हो जाती है तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड पहुँच जाएगा। मतलब जनसंख्या कुछ ही बची है, मुट्ठी भर जनसंख्या बची है इस जानवर की। और मान लो यहाँ पर वो जनसंख्या भी खत्म हुई तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक्सटिंक्ट मतलब जानते हो ना? एक्सटिंक्ट मतलब होता है विलुप्त हो जाना, यानी कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगी प्रजाति। आगे हम लोग मतलब याद ही रखेंगे, जैसे आज के टाइम पर चीता है, चीता को हम लोग दूसरी जगह से मंगा रहे हैं। क्लियर हुआ? ये यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, टाइगर का जब प्रोटेक्शन देखते हो, कंजर्वेशन स्टेटस देखते हो, तो साइट्स के अंदर कहाँ पर है? साइट्स क्या है? बेसिकली है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। तो जो हमारे एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं ना, उनके इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर ये साइट्स काम करता है। तो इसके भी अंदर कुछ अलग अलग लिस्ट बना रखी है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 करके। तो टाइगर को यहाँ पे साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अपेंडिक्स 1 में रखने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा इंटरनेशनल जो व्यापार है ना टाइगर का, उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। तो ये तीनों पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे आते हैं। अब यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन, मतलब टाइगर को इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, आप भी देख रहे होंगे। तो ऐसा क्यों? इतना इंपॉर्टेंस क्या है टाइगर का? देखो, टाइगर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हमने टाइगर को बचा लिया तो समझ लो हमने फॉरेस्ट को बचा लिया। क्यों? क्योंकि टाइगर एक प्रीडेटर का काम करता है। प्रीडेटर मतलब, देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप लोग बिल्कुल निचले स्तर पर देखोगे तो निचले स्तर पर आपको बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। अब होता क्या है, इन पेड़ पौधों को खाने के लिए हमारे पास में हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। कौन से? हर्बीवोरस एनिमल, जो कि यहाँ पर शाकाहारी हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। अब क्या होगा, इन हर्बीवोरस एनिमल्स के ऊपर यहाँ पे कुछ कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो इनके भी ऊपर एक प्रीडेटर होता है। प्रीडेटर का क्या काम होता है? प्रीडेटर यहाँ पे करता यह है कि इन जानवरों को खाता है। ये जो हर्बीवोरस हैं ये पेड़ पौधे खाते हैं और इनको खाने के लिए ऊपर प्रीडेटर बनाए। क्लियर बात हो गई। अब देखो एक बात सुनो, अगर यहाँ पे टाइगर नहीं होगा या प्रीडेटर वाले कैटेगरी के अंदर कोई जानवर नहीं होगा तो हर्बीवोरस जो जानवर है इनकी जनसंख्या बढ़ती रहेगी, और बढ़ती रहेगी तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो भी हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है ना, ये जो हमारे जो भी प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं वो सब खत्म होने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी जनसंख्या बढ़ेगी और ये यहाँ पर इन प्लांट्स को खाएंगे। तो इनकी पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए प्रीडेटर ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी वजह से टाइगर को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि टाइगर हमने बचाया तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है फॉरेस्ट को हम लोग कंजर्व करेंगे। क्लियर हो गया? आते हैं, सिंपल है ना, अच्छे से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे बात करता है, देखो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स भारत के अंदर चलाए जाते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर पैसा खर्चती हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। ध्यान रखना 1973 लिखा है तो 1973 में लॉन्च किया गया था। आगे आते हैं। दूसरा, यहाँ पर टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, दैट इज़ NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एक स्टैचुरी बॉडी है ये, और 2005 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अगेन इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ टाइगर को कंजर्व करने के लिए इसको बनाया गया है। अब इंडिया के अंदर टाइगर का स्टेटस क्या है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आप देखोगे दुनिया भर में जितने भी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती हैं टाइगर की, उसका 70% टाइगर आपको भारत के अंदर देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? आगे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, पिछले कुछ टाइम पे टाइगर की पॉपुलेशन ना बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है, और कल भी हमने डिस्कस किया था कि हाँ टाइगर की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है। अब उनको और ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। क्लियर हो गया? तो ये इंटरनेशनल टाइगर डे को लेकर चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मतलब आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। ये क्या बात करता है, यहाँ पे बात की गई है असेंबली सिटिंग के बारे में। तो केरला ने टॉप किया है असेंबली सिटिंग में। अब ये कौन सी असेंबली है? ऑब्वियस सी बात है, स्टेट की बात कर रहे हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली की होगी,
ठीक है ना। स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसको हम लोग विधानसभा बोलते हैं, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, विधान परिषद होता है। वो आपको पता है ना इस चीज़ के बारे में, बहुत बेसिक से फंड हैं। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। लेजिस्लेटिव के अंदर कौन आता है, तो लेजिस्लेटिव में पार्लियामेंट आ गया जो कि लॉज को बना रहे हैं, ठीक है ना। तो लेजिस्लेटिव बेसिकली इसका काम होता है लॉज को बनाना, और दूसरा एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन लॉज को फॉलो करवाना है, इम्प्लीमेंट करना, उनको मतलब उन लॉज को लागू करना, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उन लॉज को एडमिनिस्टर करता है। तो लेजिस्लेटिव के अंदर पार्लियामेंट वगैरह आ गया, और बाकी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के अंदर जो भी हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, प्रेसिडेंट वगैरह, वो सब आ गए, ठीक है ना। बाकी तीसरा होता है जुडिशरी। जुडिशरी आपको पता है, एक ने कानून बनाया, लेजिस्लेटिव में कानून बनाया गया, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे कानून को लागू करता है, और जुडिशरी यहाँ पर मेक श्योर करता है ये कानून अच्छे से फॉलो किए जाएँ। अब हमारी जुडिशरी के अंदर कोर्ट्स जो आते हैं आपको पता ही है ना, सुप्रीम कोर्ट और बाकी सारे कोर्ट्स आते हैं, ये मेक श्योर करते हैं इन लॉज को यहाँ पे अच्छे से फॉलो किया जाए। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप लोग यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर देखते हो, केंद्र सरकार के स्तर पर देखते हो, तो पार्लियामेंट के अंदर आपको 2 हाउस देखने को मिलते हैं, है ना। एक आपको देखने को मिलता है अपर हाउस, दैट इज़ राज्यसभा, और दूसरा लोअर हाउस, दैट इज़ लोकसभा, ठीक है ना। ये 2 हाउसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ये हमारे केंद्र सरकार के लेवल का, सेंट्रल लेवल का स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग बात करें स्टेट के लेवल के स्ट्रक्चर की, तो स्टेट में आपको भी मतलब जैसे आपने सेंटर में देखा था ना अपर हाउस और लोअर हाउस, वैसे स्टेट में भी देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं, और एक देखने को मिलता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम लोग यहाँ पे अपर हाउस बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें हिंदी में तो लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा के नाम से जानते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद के नाम से जानते हैं। अब जो मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के वो एमएलए कहलाते हैं, और यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होंगे वो एमएलसी कहलाते हैं, सिंपल बात है। और इधर यहाँ पे जो भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज़ कहलाते हैं। क्लियर बात हो गई। अब देखो यहाँ पे बात किस चीज़ की जा रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली की। एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं। क्या सभी स्टेट्स के पास में लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों होते हैं? नहीं। लेजिस्लेटिव असेंबली तो सभी के पास में होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी किसके पास में होती है। अच्छा, आज के टाइम पर कितने स्टेट्स हैं जिसके पास में लेजिस्लेटिव काउंसिल है? नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो। और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं जिसके पास में लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी खुद की विधानसभा है, वो भी बता दो। तो सिंपल सी बात है, ये मैंने पढ़ा रखी है, आई होप आप लोग यहाँ पर इसका आंसर देने वाले हो। अब देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, मेंशन ये किया लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सेटिंग्स हैं वो केरला के अंदर सबसे ज़्यादा हुई हैं साल 2021 के अंदर, ठीक है ना। इस डेटा में आप लोग देख सकते हो। इसी वजह से मैंने आपको बैकग्राउंड कवर करवाया ताकि आप चीज़ों को समझ सको। नंबर ऑफ सिटिंग्स इन 2021, नंबर ऑफ सिटिंग्स की अगर हम लोग बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली में तो केरला ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिटिंग्स करी हैं। केरला के अंदर 461 सिटिंग्स हुई हैं, देन ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, हिमाचल प्रदेश। जैसे जैसे नीचे जाओगे मतलब यहाँ पे सिटिंग्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर काफ़ी कम हुई हैं, बाकी जगह पर ये सिटिंग्स काफ़ी हद तक बड़ी हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। और साल 2021 में आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, दिल्ली, यहाँ पर ये कुछ ऐसी जगह निकल कर आई हैं जो कि यहाँ पे साल 2021 में मतलब 10 दिन से भी कम की सीटिंग यहाँ पर देखने को मिली है। 10 दिन से भी कम बैठकर यहाँ पे ये लोग मिले हैं। क्लियर हो गया। तो एक सिंपल सा आर्टिकल था, बस थोड़ा सा बैकग्राउंड पोर्शन था पॉलिटी का, वो हमने कवर किया। आगे आते हैं ना, अगले पेज पर एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, ये वाला। इसको आप लोग जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। क्या मेंशन किया गया है, ओडिशा के अंदर बहुत सारे एलिफेंट्स की जान गई है। लगभग यहाँ पर पता लगाया गया 12 डेड बॉडीज़ मिली हैं एलिफेंट्स की, ठीक है ना। तो 12 डेड बॉडीज़ को डिस्कवर किया गया है, और यहाँ उसके ऊपर काफ़ी सारे घाव वगैरह भी हैं। पिछले 2 महीनों में यहाँ पे सारी डेड बॉडीज़ देखने को मिली हैं। तो पता ही चलता है उड़ीसा के अंदर यहाँ पे हंटिंग वगैरह की जा रही है इन एलिफेंट्स की, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर बोला ये गया कि इस चीज़ को यहाँ पे रोकने की आवश्यकता है। अब पहले तो हमें यहाँ पर इसके बारे में कोई डिटेलिंग्स अभी पता नहीं है कि हाँ क्या हुआ है एग्जैक्टली, क्या नहीं हुआ है। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन बैठाया गया है, और वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो जल्दी यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। फिर बोला ये गया साल 2010 के अंदर भी लगभग 14 एलिफेंट्स मतलब डेड पाए गए थे सिमिलीपल बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। सिमिलीपल बायोस्फीयर रिजर्व जो कि अगेन ओडिशा में आपको देखने को मिलता है, कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। क्लियर हुआ। तो बहुत सारी यहाँ पे डेड बॉडीज़ पाई गई हैं, बस खाली इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। तो आप कहोगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? कुछ भी नहीं था। देखो आपने जो एक वर्ड सुना है ना एलिफेंट, वो वर्ड अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कहोगे कितना इंपॉर्टेंट था? इतना इंपॉर्टेंट था कि साल 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और वो क्वेश्चन कैसा पूछा आप देखोगे तो कहोगे यार मतलब पढ़ के जाना चाहिए था थोड़ा डिटेल में। आओ मैं आपको दिखाता हूँ।
चलो पढ़ते पढ़ते यहाँ पे हम लोग अपने यूपीएससी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, जब एलिफेंट्स की बात करते हैं तो दो प्रकार के एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग चीता की बात करते हैं, रिसेंटली चीता काफ़ी चर्चा में था। दो प्रकार के देखने को मिलता है, कौन कौन से? एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता। भारत जो है वो अफ्रीकन चीता को मगा रहा है। एशियाटिक चीता ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है, 40-50, जो कि सिर्फ और सिर्फ कौन से देश में पाए जाते हैं, चलो आप लोग यहाँ पे वो बताओ, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एलिफेंट की। जब बात आती है एलिफेंट की, तो एलिफेंट भी दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक है एशियन एलिफेंट, दूसरा अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीका में पाए जाने वाले और एशिया में पाए जाने वाले एलिफेंट, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। वो डिफरेंस पढ़ने की आवश्यकता इतनी है नहीं। बाकी जैसे टाइगर रिजर्व्स वगैरह होते हैं, वैसे यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व्स भी भारत के अंदर बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। अब इन्फॉर्मेशन क्या है एलिफेंट के रिगार्डिंग, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंडिया जो है एक होम है, एक घर है जहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर लगभग 27,000 के आसपास एशियन एलिफेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारत खुद एशिया में आ रहा है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया एशिया और अफ्रीकन दो प्रकार के एलिफेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इंडिया के अंदर अच्छी खासी पॉपुलेशन है किसकी? एशियन एलिफेंट की। अब क्या होता है, एलिफेंट सेंसस होता है, यानी कि इनकी जनसंख्या कितनी है उसको लेकर यहाँ पर एक सेंसस करवाया जाता है। कब? साल 2017 में। अब जो 2017 में सेंसस हुआ, उस सेंसस के दौरान पता ये चलता है कि कर्नाटका हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट है। कर्नाटका के पास में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है हाथियों की, लगभग कितनी है? 6049 के आसपास। कर्नाटका के बाद में असम आता है, देन उसके बाद में केरला आता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ध्यान रखना, सीक्वेंस वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सीक्वेंस वाइज नहीं ध्यान रखना, लेकिन तो कर्नाटका ज़रूर ध्यान रखना। कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है किसकी? एशियन एलिफेंट्स की। एशियन एलिफेंट्स के भी अलग अलग यहाँ पे आपको प्रजातियाँ देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। एशियन एलिफेंट के अंदर भी 3 इसकी सब स्पीशी हैं, और वो 3 सब स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं? एक है इंडियन, दूसरा है सुमत्रन एशियन एलिफेंट और तीसरा है श्रीलंकन। तो ये 3 स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। नाउ जब हम लोग बात करते हैं एलिफेंट की, तो एलिफेंट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। जैसे कि देखो, जो ये एलिफेंट का कोई ग्रुप होता है, आपने देखा होगा जो एलिफेंट का झुंड चल रहा है साथ में, उस ग्रुप के अंदर जो सबसे आगे हाथी चलता है वो हाथी नहीं होता, वो हथनी होती है, ठीक है, यानी कि वो फीमेल मेंबर होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ग्रुप होता है एलिफेंट का, उसमें जो सबसे आगे हाथी होता है वो आप देख पाओगे, मतलब उस ग्रुप को जो लीड कर रहा होता है वो बेसिकली फीमेल मेंबर होता है, ठीक है ना। और जो भी एलिफेंट्स होती हैं उनका जो मतलब लंबा जेस्टेशनल पीरियड होता है ना, प्रेगनेंसी पीरियड होता है, वो लगभग 680 डेज़ का आपको देखने को मिल जाता है। प्लस जो फीमेल एलिफेंट्स होती हैं ना, वो लगभग 14 से लेकर 45 साल की उम्र तक जन्म दे सकती हैं छोटे से एलिफेंट को, ठीक है। तो ये यहाँ पर इतना बड़ा एज क्राइटेरिया है, 14 से 45 साल तक किसी एलिफेंट को जन्म दे सकती हैं। प्लस दुनिया भर में जो पॉपुलेशन है एशियन एलिफेंट की, वो 20,000 से लेकर 40,000 के आसपास है, यानी कि 40,000 के आसपास है, जिसमें से 20-22 हज़ार तो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर पाए जा रहे हैं, 27,000 के आसपास, ठीक है ना। ये बात हो गई एलिफेंट की। आगे आते हैं। अब यहाँ पर और क्या मेंशन किया, देखो एलिफेंट का सबसे लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है, यानी प्रेगनेंसी पीरियड सबसे ज़्यादा लंबा होता है। 22 महीने का सबसे ज़्यादा लंबा पीरियड यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है ना। यानी कि 22 महीने का सबसे लंबा पीरियड होता है, 22 महीने तक प्रेगनेंसी चलती है एलिफेंट के अंदर। प्लस जो फीमेल है ना, वो लगभग आप कह सकते हो कि हर 4 से 5 साल में यहाँ पे वो एक बच्चे को जन्म दे सकती हैं। और एलिफेंट, मैंने ग्रुप के बारे में बता दिया है कि जो फीमेल एलिफेंट है वो यहाँ पर लीड करती हैं, ठीक है ना, ये आपने देख लिया। आगे आते हैं। एशियन एलिफेंट होता है एक प्रकार, और दूसरा यहाँ पर अफ्रीकन एलिफेंट होता है, ये भी हमने क्लियर कर लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, ये हमने देख लिया कर्नाटका के अंदर, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स पाए जाते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एशियन एलिफेंट का प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, ये बहुत ध्यान से सुनना। IUCN रेड लिस्ट के अंदर एशियन एलिफेंट अगेन एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, जिसमें टाइगर आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में रखा है, टाइगर को भी इसी में रखा है। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में रखा है और टाइगर को भी इसी में रखा है, जो कि हमने टाइगर के लिए पढ़ा था ना, वही बिल्कुल सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया? ये एशियन एलिफेंट का प्रोटेक्शन स्टेटस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बात आती है अफ्रीकन एलिफेंट की। तो एशियन एलिफेंट की हमने 3 प्रजाति पढ़ी थी, 3 सब प्रजाति। ऐसे ही आपको अफ्रीकन एलिफेंट की भी 2 यहाँ पर छोटी छोटी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे एक है सवाना और दूसरा यहाँ पर फॉरेस्ट एलिफेंट आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? इसका IUCN जो स्टेटस है वो बेसिकली वनरेबल कैटेगरी में है। अगेन यहाँ पर इसकी भी जनसंख्या थोड़ी सी खत्म, मतलब जनसंख्या है अच्छी खासी, फिर भी यहाँ पर इसको एक प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ जाती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, साइट्स क्या है, ये ऑलरेडी मैं आपको स्टार्टिंग में जब मैंने टाइगर के बारे में पढ़ाया ना, तभी मैंने आपको पढ़ा दिया है। नाउ आगे आते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है ये ऊपर साल 2022 लिखा हुआ है, इसको 22 मत लिखना, इसको 2020 कर देना। 2020 का जब आप लोग UPSC का पेपर देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और ये दूसरा ही क्वेश्चन है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो,
क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक सेकंड में इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो यहाँ पे जूम कर दिया गया है। इंडियन एलिफेंट्स के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे पहला स्टेटमेंट, एलिफेंट ग्रुप का जो लीडर होता है वो बेसिकली एक फीमेल होता है। अभी हमने पढ़ा ये बात है ना, तो मतलब यही चीज़ें बताई गई हैं, तो पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, जो मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड होता है, यानी कि एक एलिफेंट का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो 22 महीने का हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा था एक लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड होता है 22 महीने का, तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट, एक एलिफेंट नॉर्मली एक बच्चे को जन्म दे सकता है सिर्फ और सिर्फ 40 साल तक। ये तो गलत हो गया, सिर्फ और सिर्फ 40 साल तक ओनली लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था 45 साल तक यहाँ पे वो जन्म दे सकती है, तो इस वजह से तीसरा स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग। चौथा स्टेटमेंट देखो, जब हम लोग बात करते हैं भारत के राज्य की, तो सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट की जनसंख्या है वो केरला में है, तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर, ठीक है ना। तो मैंने सारा डेटा आपके साथ में क्लियर कर लिया, दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, 1 and 2 ओनली। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बताई है, मैंने इतना ज़्यादा जोर दिया, आप भी सोच रहे होंगे सर ये क्या कि इतना थोड़ा याद रखना होता है, ये कहीं पूछा थोड़ा जाएगा IUCN रेड लिस्ट वगैरह। तो देखो यहाँ पर UPSC का एग्जाम्पल देता हूँ, 2012 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पे जानवरों के नाम दिए गए और पूछा इसमें से बताओ कौन सा एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर है, क्योंकि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बहुत सारी हैं। अब जो न्यूज़ में होंगी ना 2012 के आसपास, उसी वाले यहाँ पे स्पीशीज़ को इसके अंदर ऑप्शन में रखा गया होगा। वैसे इसका करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिलेगा। तो मतलब कहने का मतलब, दिखाने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि आप लोग को यहाँ पे ये जो IUCN स्टेटस वगैरह है ये बहुत अच्छे से पढ़ के हुए चलना है। कोई भी जानवर न्यूज़ में आता है फटाफट उसका IUCN स्टेटस लिख लेना है, जो भी उसका प्रोटेक्शन स्टेटस है। आगे आते हैं, देखो आर्टिकल कहाँ था, आर्टिकल में दम नहीं था, लेकिन इस आर्टिकल को कहाँ से कहाँ लिंक किया है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगेन GS पेपर 3 एनवायरमेंट। आज एनवायरमेंट का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। चर्चा की गई है मानस रिजर्व के बारे में। तो जो मानस टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर 2.4 टाइगरेस जो है हर साल यहाँ पे बढ़ रही हैं। तो मानस टाइगर रिजर्व के अंदर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि मानस टाइगर रिजर्व असम के अंदर है, यहाँ पे 2.4 टाइगरेस जो है वो बढ़ नहीं रही हैं। हर एक टाइगर पर 2.4 टाइगरेस के देखने को मिलती हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो ये बातें यहाँ पर निकल कर आती हैं। ये सारी जो बातें हैं ये सब यहाँ पे एक डेटा के फॉर्म में बताया गया। प्लस कैसे पता लगाया गया? क्योंकि कैमरा ट्रैपिंग की गई। कैमरा क्या है, रिगार्डिंग यहाँ पे पता लगाया गया इनकी संख्या के बारे में। तो यहाँ पर ये सब कुछ क्या है, NTCA ने, दैट इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, और इन्होंने यहाँ पर ये हमें बताया है कि जितने भी टाइगर हैं, हर एक टाइगर के ऊपर, एवरी टाइगर के ऊपर, हर एक टाइगर के ऊपर यहाँ पे 2.4 टाइगरेस के आसपास आपको देखने को मिल रही है मानस टाइगर रिजर्व के अंदर। मतलब टाइगरेस की अच्छी खासी जनसंख्या आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ? तो ये तो हो गया डेटा। अब इसके अलावा आपको मानस टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ लेना है। मानस टाइगर रिजर्व जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, असम का ये पिक्चर है। मानस नेशनल पार्क, तो हाँ मतलब नेशनल पार्क भी है, उसके बाद ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो असम के अंदर ये देखने को मिलेगा। कहाँ पे लोकेटेड है? हिमालयन फुटहिल्स पर। प्लस उसके बाद में यहाँ पे जो भूटान के साथ जो आपको देखने को मिलेगा, असम जो है बॉर्डर को शेयर करता है, वहीं पास में ही आपको ये मानस नेशनल पार्क भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मानस नदी यहाँ से बहती है। ध्यान रखना, मानस नदी जो है यहाँ से इस पार्क से बहती हुई जाती है, और मानस नदी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र नदी की। और मेजर बात, एक अच्छी बात यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, और पूछा भी यही था कि ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। ध्यान रखना, मानस नदी भी यहाँ पर एक मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र नदी की। उसके बाद मानस रिवर जो है एक इंटरनेशनल बॉर्डर बना देती है इंडिया भूटान के बीच में। जैसे यहाँ पे नीचे इंडिया हो गया, ऊपर भूटान हो गया, तो इंडिया भूटान के बीच में यहाँ पर ये नदी एक बॉर्डर भी बना देती है। अच्छा, मानस टाइगर रिजर्व, ये नेशनल पार्क जो भी है, ये चर्चा में क्यों है? यहाँ पे 2 कारण हैं। एक कारण तो पिछले साल का है और एक कारण इस साल का है। पिछले साल का कारण क्या था? पिछले साल का कारण था कि यहाँ पे हिमालयन सीरो पाया गया था, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इस साल का कारण क्या है कि टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ भी हुई थी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं मानस टाइगर रिजर्व को लेकर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर आते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी। क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका? कॉन्टेक्स्ट ये है कि लीफ प्लेट्स को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको पता होगा कि अभी प्लास्टिक के ऊपर एक बैन लगाया गया, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर एक बैन लगा दिया हमने। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जब बैन कर दिया गया है, तो उसके बाद
हमें एक ऑल्टरनेटिव भी तो चाहिए। उस ऑल्टरनेटिव के तौर पर हम लोग देख पा रहे हैं जो पत्तों से बनी हुई प्लेट है, लीफ प्लेट्स जो हैं वो बेसिकली आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है ना, ये बातें यहाँ पर बताई गई। चलो थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड डेटा बताता हूँ सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर, आप क्योंकि देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो कुछ चीज़ें आपके पास में मेंस के लिए नोट डाउन करने के लिए होनी चाहिए। सॉरी। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक रिसेंटली लगभग 1 जुलाई 2022 की बात है, 1 जुलाई 2022 से ये जो प्लास्टिक से ये बैन हो चुकी हैं। क्वेश्चन ये है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती क्या है। नाम से पता चल रहा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, एक बार यूज़ करो उसके बाद फेंक दो, वो बेसिकली सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बात करें तो बहुत सारी शैम्पू की बोतल, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स के बहुत सारी बॉटल्स होती हैं, पॉलीथीन बैग हो गया, फेस मास्क, कॉफ़ी कप, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको यूज़ करते हैं फेंक देते हैं, वो यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। अब यहाँ पर देखो ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है ना, इसको लेकर एक डेटा है, 2021 की एक रिपोर्ट है और वो 2021 की रिपोर्ट ये बोलती है कि पूरे दुनिया भर में जो ये प्लास्टिक है सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है ना। देन उसके बाद में यहाँ पर बताया ये गया बहुत सारा जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जब हम लोग इसको देखते हैं तो इसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है। आज के टाइम पर इसको दफना देते हैं, यानी ज़मीन खोद के वहाँ पर डाल दिया, या फिर आप कह सकते हो कि उसको जला दिया। तो जलाने से भी बहुत ज़्यादा नुकसान है एनवायरनमेंट को, या फिर ज़मीन के अंदर दबाने से भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो ये बेसिकली इसके बहुत बुरे इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, किसके, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के। साथ ही साथ में सिंगल यूज़ प्लास्टिक से ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पे जब आप लोग देखोगे बताया ये गया करेंट टाइम पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, और अगर हम लोगों ने इसको नहीं रोका तो 2050 तक ग्रीन हाउस गैस एमिशन और ज़्यादा बढ़ने लगेगा, पोल्यूशन बढ़ने लगेगा। अब इंडिया को लेकर कुछ डेटा है, रिपोर्ट ने यहाँ पर यह बताया कि देखो टॉप 100 कंट्रीज़ को जब आप लोग देखते हो ना, जो कि सबसे ज़्यादा सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट करती हैं, तो इसमें इंडिया की रैंक आती है 94। उसके अलावा सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ओमान यहाँ पर आते हैं टॉप पर। ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर मतलब बहुत सारा वेस्ट जनरेशन होता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का। देन उसके बाद में और क्या बताया गया, जब आप लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखोगे तो हर साल हम लोग लगभग 11.8 मिलियन मेट्रिक टन्स के आसपास का यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक का। बहुत सारी प्लास्टिक को यहाँ पर आप कह सकते हो इंपोर्ट भी कर लिया जाता है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो वेस्ट है ना, वो लगातार इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है और आने वाले टाइम पे यह और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर इसके ऊपर एक रोक लगाई गई है, लेकिन आपने देखा होगा रोक लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद भी दबा कर यहाँ पर ये जो प्लास्टिक्स है वो चल रही हैं, हर जगह पर यहाँ पे प्लास्टिक्स मिल रही हैं। ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है आप यहाँ पे दुकानदार से ना लें, या फिर आप कुछ ऐसा सामान लेकर जाएँ जो भी चीज़ लेने जा रहे हो कि उसके लिए आपको प्लास्टिक की आवश्यकता ना पड़े। तो आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर ये हमारे एनवायरनमेंट को ही बचाएगा और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को यहाँ पर बचाएगा। अब आगे यहाँ पे बताया गया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ही बैन क्यों किया जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि भाई चलने दो जैसे चल रहा है, क्यों बैन कर रहे हो। बैन इसलिए करा जा रहा है क्योंकि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। नुकसान क्या है आओ समझते हैं। इस वाले पिक्चर को देखो आप, यहाँ पे बताया गया कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, अगर प्लास्टिक की बॉटल्स एनवायरनमेंट के अंदर डाल दी जाएँ तो वो बॉटल्स लगभग 450 ईयर्स तक ऐसी पड़ी रहती हैं। प्लास्टिक के बैग 20 ईयर्स तक यहाँ पर ऐसी एनवायरनमेंट में घूमते रहेंगे। सिगरेट्स की बात करें तो यहाँ पर 10 साल तक ऐसी पड़ा रहेगा। कॉफ़ी के कप 30 साल तक पड़े रहेंगे। उसका यहाँ पर प्लास्टिक के स्ट्रॉ 20 साल तक। तो ये आप खुद देख सकते हो कि यहाँ सिचुएशन कितनी गंदी है कि मतलब अगर प्लास्टिक एनवायरनमेंट में है तो सालों साल ऐसी रहने वाली है, वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली है। इस वजह से इन प्लास्टिक्स को बैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो ये बैन लगाया गया है इसको कौन मॉनिटर कर रहा है, इस बैन को देखने के लिए हमारे पास में 2 पर्टिकुलर बॉडीज़ हैं, और वो बॉडीज़ बेसिकली एक सेंट्रल लेवल पर है। सेंट्रल लेवल पर नाम से पता चल रहा है CPCB, दैट इज़ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और यहाँ पर एक स्टेट लेवल पर है, स्टेट लेवल पर यानी राज्य लेवल पर वो है SPCB, दैट इज़ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये यहाँ पर पूरी तरह से इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। क्लियर हो गया। ये बेसिकली डायरेक्शंस वगैरह दे रहे हैं कि भैया बैन हो चुका है तो इसका यूज़ मत करना, और अगर फिर भी यूज़ करोगे, अगर कोई इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का वॉयलेशन करता है तो उसके ऊपर लगेगी एक पेनल्टी। और वो पेनल्टी कैसी होगी, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसके बारे में कल मैंने आपको डिटेल से बताया था, इसके अंडर में पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर कोई भी यहाँ पर इन लॉस का उल्लंघन करता है तो पेनल्टी ये होगी, या तो 5 साल की सज़ा हो सकती है, या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना, या फिर कोई तब भी नहीं मान रहा है तो उसके ऊपर जुर्माना और ये सज़ा दोनों की दोनों लागू कर दी जाएगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि दुनिया भर में कोई रोक रहा है या फिर सिर्फ इंडिया ही रोक रहा है। देखो
दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज़ ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया है। अगर हम लोग 2019 तक के डेटा को देखें, क्योंकि 2019 तक का लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है जो कि दुनिया भर का है, तो 2019 तक देखें तो लगभग 68 कंट्रीज़ ने प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया है, जिसमें से यहाँ पे बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश यहाँ पे पहला देश बना था जिसने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया था साल 2002 में। दूसरा आपको न्यूजीलैंड देखने को मिल जाता है। न्यूजीलैंड यहाँ पर एक लेटेस्ट कंट्री जिसने 2019 में बैन किया। देन चाइना आया, देन यूएस आया, अब देन यहाँ पर इंडिया भी आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर हुआ? चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अच्छा, इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव क्या है, ये बेसिकली आप देख पाओगे। जो बहुत सारे लोग हैं पत्तों से प्लेट्स बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है। ये लीफ प्लेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, प्लेट बनाई जा रही हैं, कटोरे बनाए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी हद तक हेल्प करने वाले हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे बात की गई है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब। एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर पुश किया है चाबार पोर्ट के लिए। देखो हुआ क्या है, रिसेंटली हमने एससीओ की मीटिंग देखी, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया ने यहाँ पर मतलब एससीओ को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर बोल दिया है। मतलब कि जो एससीओ ग्रुप है इसके अंदर अभी काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, तो उन मेंबर्स को और ज़्यादा बढ़ाने के ऊपर फोकस किया है कि देखो हम लोग ईरान को भी इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। ऑफिशियली ईरान को भी अगले साल इंक्लूड कर लिया जाएगा। ऑफिशियली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है, तो ईरान भी इसके अंदर आएगा। हालांकि यहाँ पर इंडिया ने चाबार पोर्ट की भी डिमांड करी है कि देखो चाबार पोर्ट के लिए भी हम लोग एक पुश करेंगे, चाबार पोर्ट को तुरंत डेवलप किया जाए। चाबार पोर्ट क्या है, ये बेसिकली एक बंदरगाह है जिसको ईरान में बनाया गया है भारत के थ्रू। तो भारत ने एक बंदरगाह बनाया है ईरान के अंदर में, और इंडिया इसी वजह से यहाँ पर ईरान को सपोर्ट भी करता है कि ईरान जो है यहाँ पे अगले साल एससीओ के अंदर, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑफिशियल मेंबर के तौर पर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। अब ये चाबार पोर्ट है क्या, देखो चाबार पोर्ट एक बंदरगाह है ईरान के अंदर। ये इतने मददगार है ना कि अभी के टाइम पर इसके ऊपर तो वैसे काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे पड़े हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शन लगे हैं, तो हम लोग इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं इसका यूज़ करना। इस चाबार पोर्ट की मदद से हम लोग पूरे सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होते हैं। सेंट्रल एशिया के अंदर जो कि 5 देश देखने को मिलते हैं। फटाफट जरा 5 देशों के नाम बताओ, सेंट्रल एशिया के अंदर कौन से 5 देश पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ नाम लास्ट में स्थान लगा हुआ है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आगे के बताओ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में कनेक्टिविटी हमारी इस पोर्ट से होती है। तो बेसिकली यहाँ पर फोकस किया है एस जयशंकर साहब ने कि हम इस पोर्ट को तुरंत डेवलप करें और इस पोर्ट को सपोर्ट मिले, क्योंकि अभी के टाइम पर इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगे पड़े हैं ईरान के ऊपर कि हम लोग इस पोर्ट का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। फिर एससीओ की मीटिंग के अंदर ही एक और बात यहाँ बोली गई, देखो अफगानिस्तान की हमने हेल्प काफ़ी करी है, इस चीज़ के ऊपर भी हाईलाइट डाला गया था। कोविड-19 में देख लो, या जब अभी कितना बड़ा प्रॉब्लम फेस किया है अफगानिस्तान ने, जब तालिबान ने टेक ओवर किया पूरे अफगानिस्तान को, तो उस समय पर हम लोगों ने क्लॉथिंग, वैक्सीन, मेडिसिन, वीट, गेहूँ तक यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई। क्लियर हुआ? तो ये बात आप लोग देख पाओगे। तो अब इस आर्टिकल में करना क्या है, बस खाली इतना सा पढ़ना है कि बस खाली यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है चाबार पोर्ट को हम लोग तुरंत डेवलप करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर बहुत तेज़ी से पुश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर चाबार पोर्ट पूरी तरह से रेगुलेट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात क्या है कि इस आर्टिकल में तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। इसका बैकग्राउंड अगर आप लोगों को पढ़ना है तो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। अब शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है आओ समझते हैं थोड़ा सा। एससीओ बॉडी को बनाया गया था साल 2001 में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। क्वेश्चन बन जाता है हेडक्वार्टर को लेकर, ध्यान रखना। देन उसके बाद में जब आप लोग बात करते हो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके अंदर टोटल आपको 8 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से? इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो भारत भी इसका मेंबर है। अभी ईरान के लिए भी एक पुश किया जा रहा है और ऑफिशियली यहाँ पर ईरान को भी इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पे मतलब पहले तो कल ही वो पिछले साल यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया था, ये तो आपको पता है, काफ़ी न्यूज़ यहाँ पे आई थी। बाकी इंडिया ने शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इंडिया भी जो है इसका हिस्सा है। तो इंडिया ने इस पर्टिकुलर बॉडी को कब ज्वाइन किया था? तो भारत ने 2017 में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। भारत के साथ साथ पाकिस्तान ने भी उसी साल ज्वाइन किया था। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। इसका काम यह है कि जितने भी मेंबर्स इसके अंदर आते हैं, जिसके नाम मैंने अभी आपको बताए थे स्टार्टिंग में, इनके बीच में एक कोऑपरेशन को बना के रखा, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कोऑपरेशन को बना के रखने का ये काम करता है पूरा का पूरा शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। छोटा सा आर्टिकल था। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, केरला चाहता यह है कि यहाँ पे ये गेहूं को रिप्लेस कर दें रागी से। तो ये लोग, जैसे कि आज के टाइम पर सरकार आपको राशन दे रही है, राशन कार्ड होल्डर्स हैं बहुत सारे, उनको राशन दिया जा रहा है, घर पे राशन मिल रहा है सस्ते दाम में। तो बहुत सारे स्टेट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो वीट दे रहे हैं। केरला चाहता है कि हम वीट को रिप्लेस कर दें और वीट की जगह रागी प्रोवाइड करवाएं। रागी जो कि एक मिलेट है, ठीक है ना। तो ये रागी देने के बारे में चर्चा की जा रही है। बोला जा रहा है रागी के और ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, केरला ऐसा क्यों कर रहा है?
ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर आपको ही पता है एनीमिया, जो कि मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, वो रेगुलर बेसिस पर बढ़ती आ रही है। और केरला के अंदर भी वो जो एनीमिया की सिचुएशन है, एनीमिया के केसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो उस सिचुएशन को रोकने के लिए ये जो रागी है वो बेस्ट है। रागी बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया के अंदर एक पर्टिकुलर वेमेन में जो आयरन उसकी कमी हो जाती है, ब्लड की काफ़ी कमी देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ स्टेट की साइड से बोला गया, हम लोग चाहते हैं कि अपना जो भी राशन दे, जो भी खाना दें, हाँ खासकर जो वीट है, वीट को हम लोग रिप्लेस कर दें रागी से, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो रागी है, मिलेट है या फिर कुछ पल्सेस हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से एनीमिया को टैकल कर सकती हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। तो एनीमिया के बारे में कुछ सिचुएशन, कुछ डेटा है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो एनीमिया क्या है? एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि जो खून है, जो कि खून क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है पूरे बॉडी में, वो खून इनसफिशिएंट हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में और क्या मेंशन किया, खून की कमी के साथ साथ आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से भी एनीमिया होता है। और आयरन के बाद जैसे फोलेट हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन A की डेफिशिएंसी भी होती है। ये सिचुएशन और बेकार कर देती है और वेमेन सबसे ज़्यादा यहाँ पर एनीमिया की सिचुएशन से जूझ रही हैं। और अगर प्रेग्नेंट वेमेन को यहाँ पर ये एनीमिया हो जाए या कुछ छोटे बच्चे को हो जाए तो ये सिचुएशन उनके लिए और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। थकान वगैरह होना, नींद आना, ये सब यहाँ पे नॉर्मल है एनीमिया के अंदर। देन उसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडियन वेमेन एंड चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा एनीमिक हैं और बोला यह जाता है कि भारत के अंदर हर दूसरी वेमेन एनीमिया से सफ़र कर रही है। देन उसके बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। WHO क्या बोलता है, एनीमिया कब माना जाएगा? देखो, जब यहाँ पे मान लो कोई वेमेन है, ठीक है ना, जब कोई वेमेन है वो अपने रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है और उसका जो हेमोग्लोबिन लेवल है, जो खून का लेवल है, वो अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है तो बेसिकली वो यहाँ पर एनीमिया कंडीशन कहलाएगी, वो वीमेन एनीमिक कहलाएगी। और यहाँ पे बच्चों के लिए क्या बोला है WHO ने? बच्चों के लिए बोला है कि जो 5 साल से कम उम्र का बच्चा है और उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन लेवल है, जो खून का लेवल है, वो अगर 11.0 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है तो वो भी यहाँ पर एनीमिया कहलाएगा, यानी वो एनीमिया से सफ़र कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है। अब इसी एनीमिया को टैकल करने के लिए, इससे निपटने के लिए सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव चलाती है, जैसे कि अनीमिया मुक्त भारत इनिशिएटिव चलाया गया। दूसरा यहाँ पर वीकली फोलिक एंड आयरन एसिड सप्लीमेंटेशन चलाया गया, मतलब कि वेमेन को आयरन का एक सप्लीमेंटेशन दिया जाए, क्योंकि आयरन की कमी है, उसकी वजह से एनीमिया हो रहा है। तो आयरन एज ए सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाएंगे तो आयरन की कमी पूर्ति होगी, एनीमिया की कंडीशन घटेगी। तो ये कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव्स इंडिया के थ्रू स्टार्ट करे गए थे रिगार्डिंग एनीमिया। क्लियर? चलो जी, आगे आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर। अच्छा, एक उससे पहले और है, मिलेट के बारे में हमने डिस्कशन किया। ये क्या है? ये बेसिकली रागी एक मिलेट है। तो मिलेट बेसिकली कलेक्टिव टर्म होती है। यहाँ पे छोटी छोटी सीड, आपको सीड वाली एनुअल ग्रास देखने को मिलती है, इसके अंदर अनाज वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, ग्रेन से, क्रॉप से, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेट कहलाती है। मतलब मिलेट जैसे आप लोग देखोगे तो कहीं पर बाजरा लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, तो मिलेट ये सारी, जैसे कि हमारी रागी हो गया, जोवर, सामा, बाजरा, वरीगा, ये सारी की सारी मिलेट ही कहलाती हैं। मिलेट्स की यहाँ पर कॉमन मिलेट्स ये हैं जो कि अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट के अंदर। मिलेट जो है, ये जो बेसिकली है एक स्मार्ट फूड माना जाता है, क्योंकि एक तो मतलब महंगा कम है, प्लस न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज़्यादा है, वीट और राइस से तो ऊपर माना जाता है, ठीक है ना। यानी कि गेहूं जो चावल खा रहे हो उससे काफ़ी अच्छा होता है, इसके अंदर हाई फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और आयरन कंटेंट भी होता है। तो रागी जो है बेसिकली एक हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट वाला फूड ग्रेन, एक अनाज देखने को मिल जाता है। जो मिलेट्स है ना, ये आपको एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। यानी आपको न्यूट्रिशन अगर डिफिशियंसी हो रही है, आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम है, तो आप मिलेट अपने डाइट में इंक्लूड करो। इसके अंदर आयरन जो कंटेंट है वो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। प्लस मिलेट्स जो है एंटीऑक्सीडेंट के अंदर काफ़ी रिच होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में काफ़ी मदद करते हैं। जो डायबिटीज़ वाले पर्सन है वो इन मिलेट्स को कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस मिलेट को खाने के बाद हमारे ग्लूकोज लेवल के ऊपर जो स्पाइक है वो थोड़ा कम पड़ता है, उसको रेगुलेट करके चलता है। अदरवाइज़ अगर आप लोग रोटी चावल खाते हो तो उससे एकदम से शुगर स्पाइक हो जाता है, इंसुलिन स्पाइक हो जाता है, लेकिन ऐसा मिलेट में नहीं होता है, वो धीरे धीरे यहाँ पर आता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है इसके बारे में। डायबिटीज़ वाले के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है।
क्लियर हो गया। तो ये बात हो गई मिलेट को लेकर, तो ये मैंने आपको बता दिया। प्लस और भी फ़ायदे, जैसे कि मिलेट को जब आप लोग ग्रो करते हो ना, रागी बाजरा ज्वार इनको जब ग्रो करते हो, इनको उगाते हो, तो इसमें पानी बहुत कम लगता है। जबकि चावल जब उगाते हो तो चावल के अंदर पता है रागी से 3 गुना ज़्यादा पानी लगता है, उसके बाद चावल बनकर आता है, मतलब उगता है चावल। तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है मिलेट्स को लेकर। क्लैरिटी मिल चुकी है, एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा आपके मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर आते हैं ना, फाइनली आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो एडिटोरियल पर आज हमारे पास एक एडिटोरियल है जो कि काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पे वो स्कैम के बारे में चर्चा की गई है, वो वाला वेस्ट बंगाल वाला जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है आज का। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं मदन लोकुर, इन्होंने काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा है विसल ब्लोअर्स को लेकर, राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर। विसल ब्लोअर्स कौन होते हैं बताऊंगा। विसल ब्लोअर्स को काफ़ी बड़ा खतरा है, इनको मार दिया जा रहा है, तो इनको एक प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन उससे पहले एडिटोरियल को डिस्कस करने से पहले आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है। तो 2019 का मेंस का क्वेश्चन है बेसिकली आज का। जो देखो आपको डेली बेसिस पर मेंस का क्वेश्चन देता हूँ, तो आज का जो क्वेश्चन है ना वो खुद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। एम्पावरिंग वेमेन इज़ द की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर हम लोग वेमेन को एम्पावर करें, ठीक है ना, वेमेन को काफ़ी सारी पावर्स प्रोवाइड करवाई जाए, वेमेन को काफ़ी हद तक मदद प्रोवाइड करवाई जाए, सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाए, तो ये बेसिकली यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है। चलो डिस्कस करो इसके बारे में, देखें यहाँ पे आप कितना कुछ लिख सकते हो। तो PYQ है ये, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। 150 शब्दों में यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, और लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। मेंस आंसर राइटिंग वाला चैनल आपको मिलेगा, वहाँ पे आप लोग जाकर अपने आंसर्स को सबमिट करना। सबमिट करोगे और वहाँ पे 20-21 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। फ़ायदा ये होगा कि एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू कर सकोगे, और रिव्यू करना बिल्कुल मत भूलना। जब एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करोगे ना, तो इससे यहाँ पर आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आने वाली है। चलो आते हैं एडिटोरियल पर। बात की गई है वी नीड टू प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर्स। सर पहला क्वेश्चन ये आता है, विसल ब्लोअर्स कौन होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, विसल ब्लोअर्स यहाँ पे सीटी वाले आप सोच रहे होंगे, लेकिन विसल ब्लोअर कोई भी हो सकता है, आप में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति जो कि एक्सपोज करता है रॉन्ग प्रैक्टिसेस को, यानी कोई गलत काम हो रहा है, उस गलत काम को एक्सपोज जो कर रहा है वो विसल ब्लोअर हुआ। जैसे आज के टाइम पर बहुत सारे एक्टिविस्ट वगैरह हो गए, सरकार की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर वो एक्सपोज करते हैं, वो सब यहाँ पर विसल ब्लोअर्स हैं। तो विसल ब्लोअर कैन बी एनीवन हु चूजेस टू एक्सपोज रॉन्ग प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो रॉन्ग कोई गलत काम हो रहा है तो उसको एक्सपोज कर रहा है, वो बेसिकली विसल ब्लोअर है। आओ अब यहाँ पे बात करते हैं ऑथर क्या मेंशन करते हैं। अच्छा ऑथर के बारे में थोड़ा जान लो, अगर पढ़ना है ऑथर के बारे में तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ऑथर के बारे में बता दिया करो। तो यहाँ पे जस्टिस मदन बी लोकुर हैं, एक फॉर्मर जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। करेंट टाइम पर जो फिजी के सुप्रीम कोर्ट है, फिजी के सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे ये जज हैं। तो इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है आओ समझते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, अगर आपको सरकार से कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, दैट इज़ RTI, ठीक है ना। RTI का यूज़ करके आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस को निकलवा सकते हो। राइट टू एप्लीकेशन को यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे आपको फाइल करना होता है। ये RTI एक्ट बेसिकली 2005 का है, ठीक है ना। पहली इंपॉर्टेंट बात, 2005 में इसको RTI को लेकर आया गया था। होता क्या है, सरकार अगर कोई काम कर रही है, कोई कुछ चीज़ लेकर आ रही है, सरकार के पास में बहुत सारा पैसा आ रहा है, फंडिंग वगैरह आ रही है, तो उसको लेकर जो लोग हैं वो सरकार के पास ये RTI जारी कर सकते हैं, और सरकार को अब यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी जिसकी लोगों ने मांग की है। जैसे पैंडेमिक के टाइम पर, ठीक है ना, काफ़ी सारा फंड जमा हुआ था। अब क्या हुआ, उस फंड को यहाँ पे एक तरीके से बात की थी कि हाँ भाई वो जो फंड है वो उसके बारे में बताओ कितना पैसा जमा हुआ है। उसके लिए काफ़ी सारी RTI यहाँ पर जमा करी गई थी कि भाई हमें बताओ कितना पैसा जमा हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर ना, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन सरकार से लेनी है तो बेसिकली उसके लिए RTI जारी की जाती है। तो RTI की मदद से यहाँ पे जो लोग हैं वो उनको पावर मिल जाती है। तो RTI क्या करता है, आम लोगों को एम्पावर करता है, कि वो पावर करता है कि लोग भी पॉलिसी प्रोसेसिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। मान लो कोई भी पॉलिसी आ रही है, पॉलिसी बन रही है, कोई भी स्कीम है या कुछ भी चीज़ हो रही है पब्लिक अथॉरिटी पर, सरकारी लेवल पर, तो वहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ RTI के माध्यम से। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं सरकार से इस RTI को जारी करके, और ऐसा होता भी है। अब क्या होता है, ये जो लॉ है बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, RTI का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जो सिटीजन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्टिविस्ट हो गए, लॉयर्स हो गए, देन उसके बाद में ब्यूरोक्रेट्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, देन जर्नलिस्ट हो गए,
मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये सारे व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो ये लोग सबसे ज़्यादा आरटीआई को फाइल करते हैं और ये लोग यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सरकार से पूछते रहते हैं, जैसे कि पब्लिक फंड, यहाँ पे सरकार ने जो फंड है ये कहाँ पे लगाया है, कितना रुपया लगाया, ठीक है। करप्शन को खोद कर निकालने की कोशिश की जाती है, तो उसके लिए आरटीआई का इस्तेमाल करने वाले ये लोग हैं। लेकिन पिछले कुछ साल में देखने को ये मिला कि ये जो लोग हैं ना, इनकी डेथ हो जा रही है। अब डेथ ऐसे नहीं हो रही है, इनको मार दिया जा रहा है, ऐसा भी हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ये मेंशन कर रहे हैं कि भैया ये जो विसल ब्लोअर हैं जो कि रॉन्ग प्रैक्टिसेस को एक्सपोज कर रहे हैं, इनको ना प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने मेंशन किया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वर्डिंग ऑथर ने यही डाली है, ये तो अभी हमने इतना पढ़ा है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है किलिंग ऑफ एक्टिविस्ट के बारे में। अब दूसरा यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो एक्टिविस्ट हैं, यानी जैसे मैंने आपको बताया जो भी लोग आरटीआई को फाइल कर रहे हैं उनकी जान चली जा रही है। अब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस देखने को मिले हैं, बहुत सारे लोगों की जान गई है, क्योंकि बोला गया ऑथर के थ्रू, देखो ये ना अपने आप में एक स्ट्रॉन्गेस्ट लॉ माना जाता है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट लॉ है ना, इसका यूज़ लोग कर रहे हैं, सरकार से इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, तो लोगों की जान भी जा रही है, उनको मार दिया जा रहा है। लगभग बताया गया 100 आरटीआई एक्टिविस्ट, लगभग जो 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर आरटीआई को फाइल किया था पूरे देश भर में, उनको मार दिया जा रहा है और डेली बेसिस पर उनको हैरेस किया जा रहा है। इनमें से कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ लोग को हैरेस किया जा रहा है कि ऐसा कर क्यों रहे हो, क्यों ऐसे इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हो, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा इंसिडेंसेस कहाँ पर देखने को मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा इंसिडेंसेस देखने को मिले हैं बिहार के अंदर, ठीक है। अब बिहार के अलावा उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे बिहार एक सबसे डेंजरस स्टेट माना गया है इस आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया। इनकी जान को सबसे ज़्यादा खतरा बिहार के अंदर देखने को मिलेगा और बिहार यहाँ पर इसी कैटेगरी के अंदर फर्स्ट रैंक पर भी आता है, क्योंकि जब आप लोग देखोगे तो लगभग साल 2010 से लगभग 20 राइट टू इन्फॉर्मेशन वाले जो एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया था, उनको मार दिया गया बिहार के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ये जो ब्रूटल मर्डर्स हो रहे हैं, जो निर्दयी तरीके से इनको मार दिया जा रहा है, ये बेसिकली एक क्वेश्चन उठाता है कि भाई यहाँ पर आप कह सकते हो आरटीआई किस काम का है अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी उठाता है कि भाई इनको एक प्रोटेक्शन भी तो मिलनी चाहिए। अब जो भी व्यक्ति है वो तो यार चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए लेकर आया है, करप्शन को यहाँ पे जनता तक पहुँचा रहा है, उसी की जान चली जा रही है। तो इसकी जान बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होनी चाहिए? उसकी जान बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के पास में होनी चाहिए, राज्य सरकार के पास में। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाए, एक कंपनसेशन दे। अब मान लो वो व्यक्ति मर गया, जितने भी पहले इंसिडेंसेस देखने को मिले हैं, जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट की जान गई है, उनके उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला, ठीक है ना, कोई भी मुआवजा नहीं मिला। उनकी फैमिली को तो मुआवजा मिलना चाहिए था, उनको आपने इतनी बुरी तरह से मार दिया, जो कि यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में रिवील कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेंशन किया गया इसी के लिए एक कंपनसेशन हम लोग को चाहिए, और वो काम, वो जिम्मेदारी बेसिकली स्टेट की होनी चाहिए और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो। क्लियर हुआ? आगे आते हैं। अब उसके बाद और क्या मेंशन किया, देखो यहाँ पर एक चीज़ और बताई जा रही है, वो यह है कि इस महीने से पहले जो हमारा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने यहाँ पर एक पब्लिक हियरिंग स्टार्ट की थी पटना के अंदर, जहाँ पे जो विसल ब्लोअर्स यानी कि जो भी लोग थे जिनको मार दिया गया था, इनकी फैमिलीज़ ने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन रखी। इनकी फैमिलीज़ ने डिमांड भी करी कि भाई हम लोग को यहाँ पर कंपनसेशन वगैरह मिलना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन हुआ क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनकी फैमिलीज़ का कहना यह है, ये तो खुद जो यहाँ पे इनके घर के लोग हैं, यानी जिनकी भी जान गई है, वो तो खुद यहाँ पे क्या काम कर रहे थे, मतलब जो भी इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं पब्लिक लेवल पर, वो यहाँ पे दिखा रहे थे, ठीक है ना। तो ये काम किया गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर उनको क्या मिला, उनकी वजह से उनको मिली मौत। तो ये बातें बताई गई। प्लस जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इन चीज़ों को सुन रहे थे, अपनी यहाँ पे सारी बातें बोली भी। और यहाँ पे बिहार जो है एक ऐसा स्टेट है निकल कर आया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस प्रकार के इंसिडेंसेस हैं। फिर यहाँ पे बोला गया कि देखो हम लोग को ज़रूरत है कि भाई हम यहाँ पे एक एक्शन लें, क्योंकि जितनी भी लोगों की आरटीआई एक्टिविस्ट की जान गई है उसके पीछे का कारण है लैक ऑफ एक्शन, यानी सरकार ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। सरकार अगर कोई यहाँ पर एक स्टेप उठा लेती, खासकर स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेप उठा लेती, तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे लोगों की जान बचा सकते थे। क्लियर हो गया? अब क्या बताया गया? अब ऑथर मेंशन करते हैं एक न्यू फ्रेमवर्क के बारे में। ऑथर ने बोला कि हम लोग एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पे मान लो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, वो आज के टाइम पर ना सिचुएशन पूरे तरह से बदल देती हैं। कोविड-19 आया, डीमोनेटाइजेशन आया, ठीक है, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुए। अब डीमोनेटाइजेशन, कोविड-19, उसके बाद यहाँ पे आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन,
ये तीन चीज़ ऐसे देखने को मिल रही हैं जो कि लोगों को बुरी तरह से अफेक्ट कर रही हैं। मतलब कोविड-19 की वजह से लोगों की जान गई, फिर आरटीआई में अगर लोग आरटीआई फाइल करें तो उसकी वजह से भी जान जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे पर्टिकुलरली जो पुअर लोग हैं ना, वो यहाँ पे अगर मर जाते हैं तो उनको कोई याद भी नहीं रखता। ये चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने बोली हैं। हम लोगों को यहाँ पे एक तरीके से स्टेप उठाना है ताकि इन लोगों को एक प्रोटेक्शन दी जा सके, और स्टेप उठाया जा सकता है अलग अलग तरीके से। तो ऑथर ने यहाँ पर 3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, उसको यहाँ पे काम करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या उठाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को जो अब डायरेक्ट करना चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, यानी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कानून को लागू करने वाली जो एजेंसीज़ बनाई गई हैं उनको एक डायरेक्शन दो, और उनको डायरेक्शन देने के बाद में जितने भी आरटीआई यूज़र्स की जान गई है पिछले कुछ समय पर, जिनको भी मार दिया गया है, उनकी एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन निकालो। कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन निकालने के बाद में उनकी फैमिली को कंपनसेशन दो। पहली चीज़ तो ये काम करो, ऑथर ने बोला। दूसरा काम क्या करो, दूसरा यहाँ पर जो भी एविडेंसेस हैं, यानी जो भी एविडेंसेस अवेलेबल हैं, वो ये बताते हैं हमें कि जितने भी लोगों की, मतलब जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट की जान गई है, वो हमें ये बताते हैं क्लियरली, वो ये दिखाते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की गई थी, पब्लिक डोमेन से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की गई थी, इसकी वजह से यहाँ पर उनकी डेथ हुई, मार दिया गया उनको। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक इमीडिएट एफर्ट लगाओ और पता लगाओ कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे, ठीक है ना, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे, क्या कुछ यहाँ पे बड़ी चीज़ तो नहीं हो रही है। फिर ये पता लगाया जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ऑथर ये बोलते हैं भाई राजस्थान ने ऐसा काम किया है, ठीक है ना, राजस्थान के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। राजस्थान ने क्या किया, तो राजस्थान ने यहाँ पर जो एक तरीके से एक्टिव डिस्क्लोजर किया था। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान के अलावा भी 1-2 स्टेट जिन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से काम किया है, तो यहाँ पे सभी लोग ऐसे काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और क्या बताया गया, ये तो 2 स्टेप हो गए। तीसरा एक और स्टेप बताया ऑथर ने बोला कि जितने भी धमकियाँ आ रही हैं या फिर किलिंग्स के अटैक हो रहे हैं आरटीआई यूज़र्स के ऊपर, इस चीज़ को यहाँ पे ना क्या करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी जोर देना चाहिए कि यहाँ पे हाँ बिल्कुल जो भी इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई यूज़र ने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी मेंशन की जाती है, यहाँ पे उस व्यक्ति का मतलब जो भी आरटीआई को फाइल कर रहा है उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा ना हो, क्योंकि पब्लिसिटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है अटैक होने के चांसेस भी आप लोग देख पाओगे जैसे पहले हुए हैं, ठीक है ना, ये बातें बोली गई। फिर एट द लास्ट ऑथर मेंशन करते हैं इफेक्टिव लेजिस्लेशन, यानी कि हमारे पास में एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। हमें एक अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है इफेक्टिव लॉज की जो कि हमारे विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। 2016 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच थी, जस्टिस टीएस ठाकुर थे और जस्टिस एके सिकरी, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से मेंशन किया है कि देखो विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे पास, आपको पता है विसल ब्लोअर्स को बचाने के लिए, क्योंकि ये एक्सपोज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, तो ऑब्वियस सी बात है जान को खतरा भी है, तो विसल ब्लोअर्स को बचाने के लिए विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे पास में। कौन सा एक्ट है? विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2014। अब जो ये 2014 का एक्ट देखने को मिलता है ना, इस एक्ट के माध्यम से हम विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन ये बताओ क्या दी जा रही है प्रोटेक्शन? नहीं, सिर्फ लॉ लेकर आ गए, इसको सेटअप कर दिया, काम ये कर नहीं रहा। तो ऑथर मेंशन करते हैं कि भैया इसका यूज़ करो, ठीक है ना, जो आप लेकर आए हो ना इसका यूज़ करो। और स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट की जान गई है, उनको अपने खुद का एक मैकेनिज्म, खुद का तरीका लेकर आना होगा, खुद के लॉज लेकर आने होंगे जो कि विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है ना। अदरवाइज़ अगर आप लोग इग्नोर करोगे ना ये चीज़ों को, तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए लगातार एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी और थ्रेट है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करी है। तो यहाँ पे विसल ब्लोअर्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। चलो जी, ये हो गया हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। उसके बाद में आज आपको पता है सैटरडे है, सैटरडे में जो है एडिटोरियल ज़्यादा आते नहीं, अगला पेज खाली आता है और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज भी नहीं आता है, ठीक है ना, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट भी खाली है। उसके बाद एक और छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल है, आओ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बात की गई है हमारे पीएम मोदी ने अभी अनवील क्या है, यानी कि हमें बताया है किसके बारे में, इंडिया का पहला ग्लोबल बुलियन एक्सचेंज के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे में लॉन्च कर दिया है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, और ये पहला कुछ इस प्रकार का हमारे देश में देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली गोल्ड के बारे में बात करता है, ठीक है ना। तो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस है ये, जो कि पैसे से संबंधित यहाँ पे सर्विस देखने को मिलेगी, जो कि गुजरात गवर्नमेंट ने सेटअप करी है हमारी स्टेट कैपिटल से बाहर। इंडिया का पहला सेकंड बिगेस्ट, देखो इंडिया जो है ना क्या है, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का। हम लोग बहुत सारा गोल्ड को कंज्यूम करते हैं और हमारा
एक जो मूव है इसी चीज़ को लेकर है। ये जो यहाँ पे एक स्टेप उठाया गया है ना, IIBX को बनाया गया है, दैट इज़ इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग यहाँ पर अपने इस गोल्ड का प्रॉपर यूज़ कर सकें। प्लस यहाँ पे इंडिया एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो उसके बाद क्या बोला गया, ये जो IIBX है ये क्या करेगा, ये बेसिकली यहाँ पर दिखाएगा कि इंडिया के जो बहुत सारे एफर्ट्स हैं इस प्रीशियस मेटल के मार्केट में, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा। यानी ये बॉडी क्या करेगी, ये गोल्ड को लेकर जो प्राइसिंग वगैरह है वो देखने को काम करेगी। उसके बाद में मतलब जो भी हमारे प्रीशियस मेटल्स हैं उसके बीच में उस मार्केट में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने का काम करेगी, है ना। ये हो गया। प्लस यहाँ पे ये जो स्टेप उठाया गया है ये IIBX को बनाने से क्या होगा, इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं गोल्ड के जो प्राइसिंग है वो एक स्टैंडर्ड लेवल पर मेंटेन हो सकते हैं, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। और जो ज्वेलर्स वगैरह हैं वो बहुत आराम से इन गोल्ड से ट्रेड कर सकते हैं, फिर ये बताया गया। जब बात करें इंडिया की, तो इंडिया यहाँ पर एक लीडिंग इंपोर्टर है मेटल, और यानी कि इन मेटल्स का बहुत बड़ा इंपोर्टर आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारा गोल्ड जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारा गोल्ड मंगाते हैं, और इसी वजह से बहुत सारा कंजम्पशन भी हमारे कंट्री में देखने को मिलता है। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, ठीक है ना। तो ये बातें बताई गई हैं। चलो आपको मैं थोड़ा सा इस एक स्टैटिक डेटा दे देता हूँ इंडिया के गोल्ड मार्केट के बारे में। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग बात करें तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो भी हाउस होल्ड्स हैं इंडिया के अंदर, जो भी घर आपको भारत के अंदर देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर लगभग 24,000 से लेकर 25,000 टन के आसपास आपको गोल्ड देखने को मिलता है, सोना देखने को मिलता है। बहुत सारे टेम्पल्स के अंदर आपको सोना देखने को मिलता है। हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग साल 2019-20 में 40.45 टन्स का गोल्ड जो है वो परचेज़ किया था। करंट टाइम पे बहुत सारा गोल्ड भारत की सरकार के पास में भी आपको देखने को मिलेगा इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व के अंदर। इंडिया की जो गोल्ड की डिमांड है साल 2019 के अंदर वो 690.4 टन्स थी, और 2018 में 760। तो 2018 से जो डिमांड है 2019 में वो कम हो जाती है, फिर 2020 में डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पैंडेमिक आया, कोविड-19 स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में लॉकडाउन लगा, तो कोई भी व्यापार हुआ नहीं। उसके बाद में भारत के अंदर जो इतना सारा गोल्ड आता है उसमें से लगभग 120 से लेकर 200 टन के आसपास जो गोल्ड है वो यहाँ पर स्मगल भी किया जाता है हर साल। प्लस जो गोल्ड की प्राइसिंग है इंडिया के अंदर वो बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इंटरनेशनल प्राइसेस के बेसिस पर देखी जाती हैं, और इंडिया जो है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है। चाइना के बाद में हम लोग सबसे ज़्यादा गोल्ड का कंजम्पशन करते हैं। अब इस पूरे के पूरे गोल्ड की प्राइसिंग को देखने के लिए या इस पूरे सेक्टर को देखने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, दैट इज़ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर दुनिया के अंदर गोल्ड को ध्यान में रखता है, गोल्ड प्रोड्यूसर्स को यहाँ पर ध्यान में रखता है। प्लस जो हेडक्वार्टर्स है इस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ये आपको लंदन में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का काम यह है कि कुछ रिसर्च करना, मार्केटिंग करना, ये सारा काम करता है गोल्ड को लेकर, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये लास्ट आर्टिकल था जो कि अभी हमने डिस्कस किया, ये एडिटोरियल डिस्कस कर लिया है। बाकी आज के फटाफट वोकैब्स को देख लेते हैं। आज की वोकैब में सबसे पहली वोकैब आती है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब क्या होता है, मना करना या डिसोन। दूसरा आता है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज मतलब जांचना या इंस्पेक्ट करना। तीसरा वोकैब है एमेलियोरेट। एमेलियोरेट मतलब सुधरना या फिर इम्प्रूव। चौथा है कोहेर। कोहेर मतलब एकीकृत या फिर स्टिक। ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, फिर इसको हम लोग हिंदी में इंक्रीज बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब आते हैं हम लोग और देखते हैं आज के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को। तो 2015 का क्वेश्चन था कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल काउंसिल कोऑपरेशन के रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी देखने को मिलेगा, ना ही पहला करेक्ट है और ना ही दूसरा करेक्ट है, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, चाहो तो रीड कर लेना। वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पर इसको शॉर्ट कर दिया जाए ना। इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।